नीट और जेईई हैं वो कंपेरेटिव एग्जाम्स है और वो एमसीक्यूज है। वो आप जब 4 ऑप्शंस देखते हो, चारों के 4 ऑप्शंस सिमिलर होते हैं, तो आपका बीपी रेज होता है। तो वो अराउंड 1200 पढ़ने हैं। अगर आपको 3 महीने में भी करना है तो 90 दिन में 1200 पेजेस करना। और लेट सपोज अच्छे मार्क्स आए तो पापा को भी पता चलता था, पेरेंट्स को भी पता चलता था कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है। और लेट सपोज कम मार्क्स आए थे तो मीटिंग भी रखते थे मेरे पेरेंट्स के साथ। हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल देव इंस्टीट्यूट के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल और हमारे साथ है देव सर और साथ में है हमारा 665 आउट ऑफ 720 स्कोर लाने वाला जय पटेल। वेलकम जय पटेल हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। वैसे तो आप हमारे स्टूडेंट हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो। तो स्टूडेंट, आज आपने हम सबको तो आपको गाइड किया हुआ देखा ही होगा, हम सब आपको रेगुलर गाइड करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि जो स्टूडेंट मेहनत करके मार्क लाया है, जिन्होंने देव इंस्टीट्यूट के टीचर्स का मार्गदर्शन लिया, टीचर्स के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया, रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहा और जाके ये अपना स्कोर उनकी मेहनत पे कर पाया, तो आज हम उनसे थोड़े बहुत सवाल पूछने वाले हैं। उनकी नीट की ये जो जर्नी रही है, 11th-12th साइंस की ये जो जर्नी रही है, उसमें कहीं पे साइन वे का ग्राफ ऊपर भी गया होगा, ग्राफ कहीं पे नीचे भी आया होगा। तो ये जो ग्राफ इनका गया है, उनको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ये सारी बातें आज हम उनसे पूछने वाले हैं। और आपको श्योर ये वीडियो लाइफ के अंदर बहुत यूजफुल होगा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेईई की भी कर रहे हो, आपके मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से थोड़े बहुत तो अप होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं उनसे सवाल पूछूं उससे पहले हमारी पूरी देव इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं कि आपने जो ये रिजल्ट लाया है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो मेहनत है वो फाइनली जाकर के रंग लाई है। आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत और आपके टीचर्स की मेहनत। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं 1 बाय 1 सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है आपके लिए है कि 11 साइंस आपने शुरू किया 10th के बाद, तो आपके दिमाग में क्या था कि इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल करना है? मेरा क्या था कि मेरे को पहले से ही मेडिकल प्रोफेशन में इच्छा थी। पापा भी डॉक्टर है और उनके देख के मुझे अपने आप से क्या है कॉन्फिडेंस आया है। और वैसे ही मेरे पास कॉन्फिडेंस आया है, पापा ने भी हेल्प की है। और पापा मेडिकल में तो बायोलॉजी सिखाते भी थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं मेडिकल में जाता हूँ तो मेरे को मेडिकल में अच्छी तरह से वो पढ़ा भी पाएंगे। एंड मेरे पर्सनल इंटरेस्ट भी मेडिकल फील्ड की तरफ था। तो कभी कभी एडमिशन लेने से पहले ऐसा लगा नहीं कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा? तो नहीं लगा कभी? तो एक अच्छे स्टूडेंट या फिर अच्छे रैंकर के अंदर का यही एक गुण होता है कि वो कभी अपने आप को कभी नीचा नहीं समझता। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि भाई मेरे को करना है। तो इस चुनौती को उन्होंने 11th में शुरू किया। इनके पापा डॉक्टर है जो इन्होंने बताया, तो उनको भी डॉक्टर बनने का ड्रीम था। उसके पापा उसको हेल्प करने वाले थे, सारे टीचर्स उसको हेल्प करने वाले थे। जय, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि 11th के स्टार्टिंग से ही आप प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर 12th में सब कुछ साथ में किया था? क्योंकि आई थिंक आपके टाइम तो कोरोना भी चल रहा था। कोरोना भी था, ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन में कई बार क्लासेस होती थी, नहीं होती थी स्कूल्स में, तो प्रॉब्लम्स आए हैं ऑनलाइन में ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफलाइन जितना अच्छा तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। लेकिन जब ऑनलाइन पे अच्छे टीचर्स भी थे, उन अच्छे टीचर्स की वजह से कई बार टॉपिक्स अच्छे से क्लियर भी हो जाते थे। और ऑनलाइन की वजह से कभी डेटा नहीं होता था घर पे, मैं तब अलग जगह पर रहता था, वहाँ पे डेटा नहीं आ रहा था, तो ऑनलाइन कभी कभी नहीं भी हो पा रहा था। तो लेकिन जब 11th में जब मेरा क्या था, मैं मस्ती करता था, बट फिर लगा कि 11th में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए लेकिन पढ़ाई भी होनी चाहिए। मैंने पढ़ाई को थोड़ा लाइटली लिया था, लेकिन वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाइटली लोगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। जय, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो हम 11th में हैं, तो अभी हम मजे मारते हैं, जब 12th में आएंगे तब बोर्ड भी करेंगे, नीट भी करेंगे, सब कर लेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि 11th स्टैंडर्ड जो है उसको लाइटली लेना चाहिए कि 11th में ऊपर से आपके पास सबसे ज्यादा चांस रहता है कवर अप करने का? 11th के में और 11th के वेकेशन, 12th और 11th के बीच में कवर अप करने का टाइम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप 11th में नहीं पढ़ते हो, पास हो जाओगे लेट सपोज, लेकिन अगर 12th में आते हो तो अराउंड 300 डेज में आपको अराउंड 120 to 130 चैप्टर्स करने होते हैं। मतलब 3 दिन में अराउंड हमें हर 3 दिन में एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना होता है, और वो करना बहुत हार्ड होता है। इसलिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए मैं कहता हूँ कि 11th के स्टार्टिंग में पढ़ाई करना चालू करनी पड़ सकती है। और आपको क्या लगता है जो 11th का बेस है, अगर वो क्लियर हो, एक बच्चा है जिसका 11th का बेस क्लियर है और एक बच्चा है जिसका 11th का बेस क्लियर नहीं है, तो प्रिपरेशन में कितना गुना डिफरेंस आ सकता है? ऑलमोस्ट 3 times, क्योंकि 11th का जब आपका बेस क्लियर होता है तो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो,
उसमें आपका बेस क्लियर होता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, उसका अगर आपका बेस क्लियर है तो 12th में कई चैप्टर्स है जिसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको टाइम बचेगा, वो टाइम आप हार्ड चैप्टर्स में है उसमें आप लगा सकते हो। करेक्ट। तो बच्चों इसके ऊपर से पहली चीज ये पता चलती है, अगर 11th का बेस क्लियर है तो 12th में वो आपकी सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। तो इसके लिए 11th में पढ़ते हो तो लाइटली मत लो, हमेशा फंडामेंटली प्रिपेयर्ड रहो। सर ने और जय ने सही बात बोली है कि स्टूडेंट 11th में बहुत लाइटली लेते हैं, बात एकदम सही है। 11th का भी 50% आता है, 12th का भी 50% आता है, और आप ऐसा मान के ही चलते हो कि 12th में हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे। तो 12th में आप 12th करोगे कि 11th करोगे? तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी 11th के अंदर है और ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी आप आपके बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो अच्छे टीचर्स का सपोर्ट लेकर के, उसका मार्गदर्शन लेकर के और उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो 11 को छोड़ना नहीं है, सब कुछ साथ में होना हर बार पॉसिबल नहीं है। मतलब आप जो वीडियोस देखते हो स्ट्रेटेजी वाले, 2 महीने में नीट क्लियर कर दो, 1 महीने में नीट क्लियर कर दो, 15 दिन में नीट क्लियर कर दो, उसमें कभी नीट क्लियर नहीं होती है, उसमें आपका सुपड़ा साफ ही होता है। तो ये चीज खास ध्यान में आपको रखनी है। नेक्स्ट सवाल मैं आपको पूछूंगा कि 12th में गुड सेट साथ में होती है, हाँ, तो ये स्टूडेंट इतना टेंशन में आता है कि सर बोर्ड करे, गुड सेट करे, नीट करे? मैं कहूँगा कि बोर्ड और गुडसेट का लेवल ऑलमोस्ट सेम आता है। नीट के लिए हमें ऑफकोर्स कई सारी रेफरेंस बुक्स करनी पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स में रेफरेंस हमारा अराउंड 100 मार्क्स का बोर्ड आता है, तो 100 मार्क्स का तो हम बोर्ड करके कर सकते हैं, लेकिन 80 मार्क्स जो होते हैं वो कवर अप करने के लिए दूसरी रेफरेंस बुक करनी पड़ती है। और गुडसेट है, तो गुडसेट में क्या है कि आपका बोर्ड क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो गुडसेट हो सकता है। और मैं कहूँगा कि गुडसेट को लाइटली तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इच्छा है कि पैरामेडिकल्स में जाएं तो गुडसेट के लिए मैं कहूँगा कि आप ट्राई करें, क्योंकि पैरामेडिकल भी अच्छा है, कई सारी फील्ड है जो ग्रो हो रही है इंडिया में, तो पैरामेडिकल के लिए गुडसेट अच्छी है। मतलब नीट में शायद सिलेक्शन ना हो, ना आपके हो पास बेनिफिट हाँ, बेनिफिट है एक, आपके पास ए प्लान है नीट का, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास बी प्लान भी होना चाहिए, इसलिए आपको गुडसेट देनी चाहिए। मैंने भी गुडसेट दी थी, मेरे पास ए प्लान था नीट का, मेडिकल का, लेकिन मैंने भी गुडसेट दी थी क्योंकि मेरे पास बी प्लान रखना था, मुझे हर एक एग्जाम देनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एग्जाम्स देते हो तब आपके पास ज़्यादातर दरवाजे होता है कि आप कौन सा दरवाजा खोले। जब आप एग्जाम्स ही नहीं दोगे तो आप पता नहीं चलेगा कौन सा दरवाजा खोलना है। ये सीनियर ने सही बात बोली। मैंने बॉल बैटर मूवी में भी ये बात सुनी थी कि बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। ऐसा मान के मत चलो कि नीट में सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप मेहनत जोरदार कर रहे हो होगा ही सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नीट के लिए एमसीक्यू कर रहे हो, बोर्ड तो आपका क्लियर करना ही है, आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, तो गुडसेट तो उससे थोड़ा लेवल डाउन है, तो वो क्लियर क्यों ना रखे? मतलब जितनी भी एग्जाम आप देने वाले हो, ऐसा नीट के फोकस कर रहे हो तो बोर्ड छोड़ दो। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो नीट में क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन बोर्ड में 50% में क्वालिफाई नहीं होते, है ना? सर का भी एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते फिर जाके बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं। अरे भाई बोर्ड किया है तो एमसीक्यू तो आपको होने ही वाले हैं, तो स्टूडेंट पहले एनसीईआरटी प्रॉपर करो, फिर एमसीक्यू के ऊपर जाओ। और एमसीक्यू जैसे जय ने बताया कि आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो जय ने भी मोस्ट प्रोबेबली देव इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल था, जो टीचर्स ने बनाया है, उसको अच्छे से कर दिया था, 2-3 बार कर दिया था। तो जो टीचर्स आपको मटेरियल देते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली में ऐसा भी है कि फिजिक्स में जब आप करते हो तो नीट के लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, तो आपको ऑफकोर्स एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी का लेवल करना पड़ेगा। उस एनसीईआरटी के लेवल में ऑफकोर्स गुडसेट आ जाता है, अराउंड 2-3 मंथ्स बिफोर होता है नीट के, मे बी 1 मंथ। लेकिन जब आप पहले कर देते हो फिजिक्स, तो अगर गुडसेट में ज़्यादा मार्क्स आ जाता है तो नीट के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस का एक पावर अप होगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, नीट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मेरे गुडसेट में आए हैं। जय, कुछ बच्चे एमसीक्यू की प्रिपरेशन अलग से करते हैं, वो पूरा नीट को एक अलग कैटेगरी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है, आप जब पढ़ते थे क्लास में तो हर रोज आप जो भी पढ़ते थे, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, आप उसी दिन उसी टॉपिक पे जितने पॉसिबल है आप सारे एमसीक्यू सॉल्व करते थे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो स्टूडेंट कुछ ऐसे है जो पूरा एमसीक्यू को अलग कैटेगरी बना के रखते हैं कि भाई हर संडे ही मैं सॉल्व करूंगा या हर इस टाइम में ही सॉल्व करूंगा, और रेगुलर जो सिलेबस चल रहा है उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या लगता है रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले और जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, अलग से प्रैक्टिस करते हैं, उनकी मेहनत में क्या डिफरेंस आ जाता है? रेगुलर जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास एक टाइम होता है कि हाँ, अगर मेरे पास ये टॉपिक है, उसमें एमसीक्यूज में मेरे को प्रॉब्लम आई है तो वापस से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं होगा, जब आप बैकलॉग में जाओगे, क्योंकि लेट सपोज आपको एक वीक हर संडे आप रखते हो और संडे को कई बार लोग बाहर भी जाते हैं, तो वो संडे का काम नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट संडे पे रख देते हो, और जब आप नेक्स्ट संडे पे रखते हो तो वो बैकलॉग आता है।
और जो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचना चाहिए था वो टाइम नहीं रहता, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक आपको पहले करना था और आपको कौन सा हार्ड पड़ रहा है। और जब आपको हार्ड पड़ेगा तब आपके पास टाइम नहीं होगा इतना, क्योंकि आप ऑलरेडी बैकलॉग में चल रहे हो, बैकलॉग का भी बैकलॉग आएगा, तो वो हार्ड है। सही बात है कि जैसे साहब ने बोला कि बहुत सारे लोग संडे को एमसीक्यू करते हैं, तो इसके लिए देव इंस्टीट्यूट ने एक जोरदार सिस्टम सेट की है। हम लोग कोई मार्केट का मटेरियल उठा के स्टूडेंट को नहीं दे रहे, हम डीपीपी देते हैं। डीपीपी को बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो हमने जो सिस्टम अप्लाई की है कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मतलब जो स्टूडेंट आज सीखा हमारे पास टॉपिक, तो उसकी शीट उसको मिल जाती है, उसको उसी दिन सॉल्व करनी होती है और दूसरे दिन उसके टीचर्स को दिखानी होती है। तो हमें भी पता रहता है कि उसने एमसीक्यू किए कि नहीं किए। और अब नेक्स्ट हमारी जो सिस्टम इस बार ऐड हो रही है वो हम डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टूडेंट को एमसीक्यू वाली दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को एमसीक्यू रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट के भाई आपने आज डीपीपी लगाई, दूसरे दिन आके पहले 15 मिनट में आपको 15 एमसीक्यू की टेस्ट देनी है, जिसमें 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायोलॉजी के। मतलब हमें भी पता चल जाए कि वो घर से टॉपिक पढ़ा है, उसने डीपीपी लगाई है और उसके टेस्ट में अच्छा नंबर है। तो स्टूडेंट खुद अपना भी इवैल्यूएशन कर सकता है कि भाई वो कहाँ पे है। और अब बैकलॉग के चांस हमने 1% से भी कम कर दिए हैं, क्योंकि रोज करना है तो रोज स्टूडेंट को ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। जय, नेक्स्ट सवाल मेरा आपके पास। अगर आपके पास डीपीपी है, लेट सपोज मेरे को डीपीपी मिलती थी सर से, और वो कई टॉपिक्स हो जाते जो हो जाते थे तो मैं बता देता था, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो बहुत हार्ड होते थे, तो 1 डे 2 डेज में नहीं हो पाते थे। तो मैं उन सर को कहता था, तो सर कहते कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, वो पहले आप करो, एंड वो हो जाते थे। तो उसके बाद हमारे पास टाइम रहता था कि इतने में आपको करना है, वापस में मैं सर के साथ आधा घंटा अगर बैठना होता तो बैठ सकता था। तो अगर लेक्चर जल्दी खत्म हो जाता तो वापस 1 घंटा शायद से बढ़ जाया था। तो उसमें जो हार्ड चीज़ें थी वो वापस से कर लेता था, जिसको मुझे हार्ड टॉपिक हुए हैं जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ है वो वापस से कर लेता था, जिस वजह से वो टॉपिक क्या थोड़ा पावर अप हो जाता है, जिस वजह से मेरे को एक ईजी हो जाता कि मैं टॉपिक के सारे डीपीपी सॉल्व कर पाऊँ। मतलब टीचर भी इनके साथ में बैठ करके उसको खुद उसके डाउट सॉल्व करवाए हैं, उसको टफ चीजों में गाइड किया है। बहुत कम इंस्टीट्यूट में देखा गया है कि टीचर खुद साथ में स्टूडेंट के बैठ के करता है। और ये करता है, टीचर का काम देखो खाली पढ़ा के चला जाना नहीं है। मैं भी टीचर हूँ, सर भी टीचर है, हमें पता है हमारा काम खाली क्लास में जाए पढ़ाने का काम तो सारे टीचर्स का होता है। हमारा काम क्या है, उसका सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक उसके साथ में रहने का। तो अभी इसका सिलेक्शन हुआ नहीं है, उसके मार्क आए, उसका सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम इसके कांटेक्ट में रहेंगे और फिर जाके हम सेलिब्रेट करेंगे इसकी सक्सेस को। कल दिया कल सेलिब्रेट, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम भी सेलिब्रेट करेंगे जब इसको एक्चुअल में एमबीबीएस में मिल जाएगा। तो टीचर का काम होता है पहले दिन से लेकर के लास्ट सिलेक्शन तक साथ में रहने का। तो जितने भी टीचर्स भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट आपके पास आता है तो वो कुछ ना कुछ ख्वाहिश लेकर के आता है, तो उसकी ख्वाहिश को पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अब नेक्स्ट ऐसा है, आपने टेस्ट का तो इंपॉर्टेंट बता दिया कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। टेस्ट कैसे लेनी चाहिए और टेस्ट देने के बाद जो मार्क मिलते हैं या फिर घर जाके जो एनालिसिस आप करते थे उसके बारे में स्टूडेंट को थोड़ा बताइए। लेट सपोज आपकी टेस्ट हुई, आपको ज़्यादा मार्क्स आए, तो आपको पता चलता है कि टॉपिक, हाँ मेरा टॉपिक ईजी है या फिर आपको ये टॉपिक में मास्टरी है, लेकिन आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है, नो डाउट। लेकिन आपको पता चलता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा हार्ड है, ये टॉपिक मेरे को पता नहीं चल रहा है, तो आप उस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, उस पर ज़्यादा उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट नहीं देनी है। टेस्ट जब आप नहीं दोगे तो ऐसा होगा कि आपके पास पता ही नहीं चले कौन सा टॉपिक मुझे पता नहीं है, मुझे कौन सा ऐसा पता नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक मुझे वो अच्छा नहीं हो रहा है, परफेक्टली पावर अप नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा पता नहीं चलेगा कि मेरा ये एग्जाम का ये टॉपिक है, मैंने एग्जाम नहीं दी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि टॉपिक मेरा अच्छा है या खराब है। अगर खराब होगा तो मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कि मुझे इसे अच्छा करना है, इसे टाइम देना है। जय, अगर हम टेस्ट की बात चल रही है तो टेस्ट की बात करते हैं। जैसे मुझे याद है हम हर 3 दिन में एक टेस्ट लेते थे, राइट? कभी कभी 2 दिन में भी लेते थे। हाँ, और कभी कभार हर 2 दिन में भी एक टेस्ट लेते थे। इसके दौरान हमने एक शीट बनाई थी, अगर आपको याद हो तो, कि कितने चैप्टर प्रिपेयर हुए हैं, कितने की नोट्स आपने प्रिपेयर की है, कितने चैप्टर के एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, कितने चैप्टर की टेस्ट में आपके कितने मार्क्स है। वो जो हमने पूरी की पूरी शीट बनाई थी जिसके अंदर कितने लेक्चर हुए, उसमें से आपने कितना प्रिपेयर किया और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए, वो जो शीट थी उसकी पीक भी हमारे पेरेंट्स के पास भी जाए। हाँ, और वो शीट आपके पेरेंट्स के पास भी जाती थी। तो वो शीट ने आपको इंप्रूव होने में कितना हेल्प किया? लेट्स सपोज ये शीट है तो उसमें हर एक का था, उसमें रेफरेंस बुक भी आ गई, डीपीबी भी आ गई, फिर लेक्चर्स भी आ गए, उसके हमने नोट्स बनाए, नोट्स नहीं बनाए तो कहाँ पे बनाए। लेट्स सपोज अगर नोट्स बनाए हैं लेकिन मैं क्या करता था, बायोलॉजी के नोट्स होते थे मैं अलग से नहीं बनाता था,
क्योंकि लेट्स सपोज लास्ट टाइम में अराउंड 1 मंथ बचा नीट को, और उसमें हमें अलग से बुक पढ़ो अलग से नोट्स पढ़ो। उससे अच्छा क्या कहते हैं, मैंने वो पैचअप नोट्स आते थे वो मेरे बुक के आसपास ही लगा रहता था। तो क्या कहता था, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेट्स सपोज एक टॉपिक है उसका एक्स्ट्रा पॉइंट है एलएस या फिर कोई भी बीडीपीवी में दिया है, तो उस बुक में दिया है लेट्स सपोज, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं और शायद से इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या कहता, वो एनसीईआरटी के साइड में एक वाइट लिखने के लिए जगह देते हैं, उसमें मैं लिख देता था। तो उससे क्या मेरे पास टाइम बच जाता था, वो एक मंथ में काम आता था और वो उससे पता चलता था। और लेट सपोज हमने अभी बात की कि वो शीट की, तो शीट में क्या था कि मुझे पता चल रहा था हमारा लेट सपोज मेरे मार्क्स आए, मैं भूल भी गया कि शायद से खराब मार्क्स आए थे, लेकिन वो शीट का पेपर का पीक होता है मेरे मोबाइल में, मेरे पापा के मोबाइल में रहा था। और लेट सपोज अच्छे मार्क्स आए तो पापा को भी पता चलता था, पेरेंट्स को भी पता चलता था कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है। और लेट सपोज कम मार्क्स आए थे तो मीटिंग भी रखते थे मेरे पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी होती थी। पेरेंट्स कह रहे थे कि हाँ अच्छा है, कोई ख़राब टॉपिक है कोई बात नहीं। मेरे पापा मम्मी सपोर्टिव रहे हैं, हेल्प किया है, उन्होंने कहा खराब मार्क है नॉट प्रॉब्लम। हाँ, और ऐसा भी था कि अगर कोई उस समय बाहर हो रहा था, उस मार्क्स से कम आ रहे थे तो आप एग्ज़ाम वापस भी ले रहे थे, तो वो वापस से एग्ज़ाम लेते थे, उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते थे नॉर्मली, उसमें कम आया तो फिर वापस से हमें पूरा शायद से एक टॉपिक या फिर 2 टॉपिक में हमें डाउट होता था, वो आप पूरा वापस से पढ़ा देते थे डिटेल में और फिर आप एग्ज़ाम ले रहे थे। यस तो बच्चों आपको भी ये शीट का ध्यान रखना है, एक शीट बना देनी है कि आपने कितने लेक्चर पढ़े, उसमें से आपने कितना प्रिपेयर किया, फिर आपने टेस्ट दी उसमें उसके उस टॉपिक में से और उस चैप्टर में से कितने मार्क्स आए। ये शीट आपको हर रोज याद दिलाती रहेगी कि आपने कितना प्रिपेयर किया है और आपको कितना प्रिपेयर करना बाकी है। और ये जितना आपके दिमाग में क्लियर होता रहेगा, आप जब पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपको पता ही होगा कि सबसे कम ये टॉपिक आता है, अभी ये टॉपिक पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि जय ने बताया, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं फिर से टेस्ट ली जाएगी और फिर से जब तक ज्यादा मार्क्स नहीं आते तब तक टेस्ट ली जाएगी। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो अपने ही मार्क्स बढ़ते हुए देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो बहुत जरूरी है। एंड ये काम भी आता है, ये शीट एक्चुअली मेरे को काम भी आई थी, अराउंड 1 मंथ बाकी था और मुझे देखने थे कौन से चैप्टर्स मेरे को अच्छे नहीं हुए थे स्टार्टिंग में, तो मैं शायद से वापस उसको टाइम दे दूँ। तो मैंने देखा शीट में, मैंने देखा तो मुझे पता चलता था कौन सी एग्जाम में कम मार्क्स आए, वो एग्जाम के पीडीएफ भी आप वो पेपर दे देते, उसके बाद आप पीडीएफ भी दे देते, तो वो पीडीएफ में देख लेता था, पता चल जाता था कौन से चैप्टर्स में कम मार्क्स आए, तो वो कौन से चैप्टर्स है वो चैप्टर्स में वापस से पढ़ लिया था। तो इसका मतलब जय ने एक टैगलाइन थी ना कि विनर्स लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो सारे काम को अलग तरीके से करते हैं। इसको आज प्रूव किया है। इन्होंने भी वही सेम एनसीईआरटी पढ़ी है, उन्होंने भी सेम मटेरियल पढ़ा है, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत जो चीजें एक्चुअल में ऐड ऑन करनी थी तो वो ऐड ऑन करी है। मतलब उन्होंने भी टीचर का पीछा नहीं छोड़ा है और टीचर ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। मार्क कम आए पकड़ा वापिस टेस्ट दे, है ना। एक टीचर का भी यही अच्छा गुण होता है कि उसका कम मार्क आया है कोई बात नहीं, चलता है, मार्क तो रहते हैं, प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन जय की कैपेबिलिटी क्या थी, कम मार्क आने पे वो कभी ऐसा नहीं सोचता था कि मैं नहीं कर सकता, और ज्यादा मार्क आने पे वो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन कम मार्क आने पे उसके टीचर उसको पकड़ के वापस टेस्ट दिलवा देते थे ताकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके भी मार्क ऐसा नहीं कि हर बार हाईएस्ट आते हैं, कभी प्लस आ सकते हैं, कभी माइनस भी आते हैं। तो प्लस आते हैं तो बहुत खुश ना हो जाइए, माइनस आते हैं तो देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है और आपके टीचर से रिक्वेस्ट करें कि टीचर मेरे वापस टेस्ट लो और पूरी तैयारी के साथ जाइए और वो टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप वो टॉपिक को छोड़ दोगे तो वो ऑलवेज छूटा ही रहेगा और जब उसमें से सवाल आएगा तो आप वो नहीं कर पाओगे। ये चीज खास आपको ध्यान में रखनी है। अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि रिवीजन आप किस तरीके से करते थे। मैंने सुना है कि जो आर और सी होता है वो नीट और जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर मतलब रिवीजन और सी मतलब कंसिस्टेंसी। ये अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और कोई भी चीज में, लाइफ की कोई भी चीज में आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। तो ये कंसिस्टेंसी जो आपने मेंटेन की प्लस रिवीजन साथ साथ में किया, वो दोनों चीज आपने किस तरीके से की? दिन में 24 घंटे होता है, कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो दिन में 24 घंटे होता है। मेरा एक गोल था कि इतने घंटे पढ़ना है। आप XYZ घंटे देख सकते हो, 6 घंटे देख सकते हो स्टार्टिंग में। अगर नीट की एग्जाम नजदीक है तो आप अराउंड 10 आवर्स भी ले सकते हो, 12 आवर्स, लेकिन 8 घंटे की नींद लेनी है और वो आप कभी भी ले सकते हो। मैं क्या करता था, कभी कभी 6 घंटे रात को सो जाता था, 2 घंटे दोपहर को सो जाता था, तो बीच में मुझे ब्रेक भी मिलता था ट्यूशन से आने के बाद। और कभी कभी अगर मेरे को रात को 8 घंटे सो जाता था तो दोपहर को नहीं सो जाता, इस वजह से। और हाँ, मेरा गोल ऐसा था कि अराउंड इतने घंटे मेरे को पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट को मैंने आवर्स दिए थे, वो फ्लक्चुएट हो जाता था। लेट सपोज मैंने बायोलॉजी में अच्छा करा था, फिजिक्स में कम हो रहा था, तो फिजिक्स में मैं टाइम दे था, फिजिक्स में अच्छा था, बायोलॉजी में कम हो रहा था, बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दे रहा था। तो और 1 आवर में एक्स्ट्रा रखना है माइंड में कि हाँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट मेरा कम है
उसमें प्रॉब्लम है तो उस सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ, उस वजह से मैं कंसिस्टेंट रहता था। और हाँ, मैं ब्रेक्स ले रहा, ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। लेकिन वो ब्रेक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी स्टडीज़ को भी अफेक्ट करे। मैं ब्रेक लेने के बाद वापस से स्टडी करता था, और स्टडी ऐसी करनी है कि हाँ मज़ा आए। आपको ऐसा नहीं करना है कि पढ़ते रह रहे, और ऐसा भी नहीं करना कि मस्ती कर रहे, दोनों करना है। और अगर रिवीजन की बात करूँ तो मैंने कहा कि टाइम बचाना है, क्योंकि रिवीजन तो आप करोगे ही, सबको पता है रिवीजन होता है, लेकिन उस रिवीजन में आप कितना टाइम बचाते हो और उस टाइम से आप वापस से कितना रिवीजन करते हो वो मैटर करता है। लेट सपोज आप रिवीजन कर रहे हो, आप कई सारी बुक्स ले रहे हो, आप हर एक चीज़, कई बुक्स में ऐसा होता है कि एक ही चीज़ वापस से होती है, आप वापस से पढ़ते हो और हाईलाइट पूरी बुक को मत करो। मैंने कई फ्रेंड्स को देखा है पूरी की पूरी बुक हाईलाइट है, तो वैसा भी नहीं करना है। हाईलाइटर लो, लेकिन ऐसी पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ऐसी पॉइंट्स को हाईलाइट करो कि पॉइंट हो, वो पॉइंट याद आ जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस याद आ जाए, ऐसा ऐसा हाईलाइट करना है। और मैं कहूँगा कि फिजिक्स में पहले से ही मेहनत करना चालू करनी है, ऐसा नहीं करना है कि लास्ट 4 मंथ में कर देता हूँ। फिजिक्स को अगर आप पहले से थोड़ा टाइम दोगे तो क्या है कि वो आपके माइंड में आपके लेट सपोज आप फॉर्मूलाज भूल जाओगे, शायद मैं भी 1-2 फॉर्मूला भूल जाए तो आपका फॉर्मूला भूल जाओगे नो डाउट, लेकिन आपकी थियरी माइंड में रहेगी। वो थियरी जब आपका माइंड में रहेगी तो रिवीजन के पहले टाइम, आपका रिवीजन का टाइम बच जाएगा, आपका फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे, थियरी आपको वापस से पढ़नी नहीं पड़ेगी। और बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में मैंने कहा कि साइड में लिख देता था। इस तरह से क्या है, अगर मैं डिटेल में पहली बार पढ़ रहा था, लेट सपोज मैं अराउंड नवंबर में पढ़ रहा था, तो मैं साइड में लिख देता था। उस वजह से लेट सपोज 1 महीने पहले जब रिवीजन का टाइम आता था तब मेरे पास टाइम बचता था, मेरे को दूसरी बुक्स खोल के नहीं देखनी पड़ती थी कौन कौन से पॉइंट्स बाकी रह गए, वो पॉइंट्स ऑलरेडी मेरी एनसीईआरटी में लिखे हुए थे। और केमिस्ट्री की बात करो, इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी करनी है मेनली। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में शायद से ही बाहर से आता है, और बाहर आता है तो आप लेट गो कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए, लेकिन करनी है इनऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। दूसरी रेफरेंस बुक भी करनी है, शायद से कर सकते हो तो एनसीईआरटी कंपलसरी करनी है। और ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में आपको रेफरेंस बुक्स यूज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स होगी, आपको थियरी पता चल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक होगी जो आपके 3 घंटे 20 मिनट के टाइम में आपको हेल्प करेगी। वो आपका 1 मिनट 2 मिनट बचा जाएगी, जो आपको लास्ट में ओएमआर फीलिंग के टाइम पे या फिर आपको फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री को हेल्प करेगी। जय ने एक बात जोकर बताई कि अगर बायोलॉजी अच्छा चल रहा है तो टाइम उसका कम करके मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स जो खराब चल रहा है उसमें दे देता था। मैंने स्टूडेंट मेरी लाइफ के अंदर मोस्टली ऐसे ही देखे जो ओनली बायोलॉजी करते रहते हैं। पता नहीं टीचर बायोलॉजी के भी हमारे साथ में है, लेकिन मैंने इसमें ऐसा नहीं देखा कि स्टूडेंट को बायोलॉजी करवाता है। स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है ये अच्छे टीचर के लिए मैटर करता है। स्टूडेंट उनके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए वो मैटर नहीं करता। तो हमने भी जय को यही चीज समझाई हुई थी उस टाइम पे कि तू भाई बायोलॉजी के पीछे मत भागना, और उसके अंदर बैठ गया कि बात सही है, सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट। और एक्चुअली मेरा क्या है, कैलकुलेशन जो बेस था वो कैलकुलेशन मेरे को इजी है, मैं कैलकुलेशन मेरे को पहले से इजी लगता था। मेरे पापा मेरे को पहले से ही मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो कैलकुलेशन मेरे को ऑन टिप्स पे ही रहे थे, फिंगर टिप्स पे। ये भी बहुत अच्छी चीज है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट मोस्टली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाते हैं। हाँ, तो वो मेरा फंसते रहते हैं। मास्टर ही था। हाँ, लेकिन अगर चलो मान लो कि कोई स्टूडेंट का वो अच्छा नहीं है, हाँ, तो उनको वो सारी चीजें कब कर लेनी चाहिए? वो आपको स्टार्टिंग में बेस पे ही करनी चाहिए, 11th में, मेनली 11th में कर लेनी चाहिए इंटीग्रेशन। और क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो लेट सपोज, और लेट सपोज 12th भी कर रहे हो, आपको कई जगह पे ऐसा आएगा कि सम्स में इंटीग्रेशन, जो आप 11th में पूरा चैप्टर था इंटीग्रेशन का, वो आपके सिर्फ एक सम में आएगा, और तब आपको इंटीग्रेशन का यूज बार बार होगा। तो आप, मैं कहूंगा कि इंटीग्रेशन जो बेसिक्स है वो आप 11th में पहले से क्लियर कर लो। लेट सपोज अभी 12th में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये पहले आपके अभी आप देख रहे हो, अभी तो हमारा सितंबर चल रहा है, मैं अभी कहूंगा कि 10-15 दिन उसको टाइम दो, नो प्रॉब्लम, आगे जाके आपको टाइम बचाएगा। जय, ये बहुत अच्छी बात बोली है। तो कैलकुलेशंस की बात करते हैं। जो नीट देने वाले बच्चे होते हैं कभी कभार कैलकुलेशंस को इग्नोर करते हैं, जैसे कि लॉग है, कुछ ऐसे लॉग होने चाहिए जो उंगलियों पे रटे होने चाहिए। हाँ, और मैंने ये भी देखा कि कैलकुलेटर्स यूज करता है। हाँ। कैलकुलेटर्स यूज मत करो, मेरी मानो, कैलकुलेटर्स यूज मत करो। उससे क्या होगा, आपके प्रैक्टिस नहीं होगी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। लेट सपोज हमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो अगर आप कैलकुलेटर उसमें यूज करोगे तो नीट में कहाँ कैलकुलेटर तो होगा नहीं, वहां पे आपका टाइम आपको पता नहीं चलेगा कितनी फास्ट हो सकता है। मेरे को उसमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम बच गया था। फिजिक्स का पेपर इस बार लेंथी भी है। तो जो बच्चे कैलकुलेशंस को इग्नोर करते हैं, लॉग्स को इग्नोर करते हैं, उसके बाद काफी सारे दूसरे भी मैथमेटिकल टर्म्स है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है टाइम आने पर कर लेंगे, या फिर एक ही चैप्टर है उसको उसके कैलकुलेशन को स्किप कर देंगे।
तो ये स्किप करते करते फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर नीट के अंदर पूछे गए जो न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज है वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन है, आप पढ़ाई चालू करो उससे पहले ही कैलकुलेशन तो अच्छी ही होनी चाहिए आपकी? मैं कहूँगा कि अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो भी आप उसको टाइम दो, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से आएगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप रट लोगे कैलकुलेशन। है कैलकुलेशन में रटना नहीं होता, उसमें आपको सीखना होता है, उसकी टेक्निक होती है। वो टेक्निक में आपको टाइम देना पड़ता है। वो आप जितना भी टाइम दोगे आपको वो 3 घंटे में हेल्प करेगा। और लेट सपोज आपका अराउंड कैलकुलेशंस में अच्छे नहीं हो तो उसको टाइम दो। वैदिक मैथमेटिक्स भी है, अगर आपका 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट्स से मैथमेटिक्स है वो आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाती है। तो वो अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आपको टाइम मिल बचता है। और वो ऐसी प्रोसेस होती है, टेक्निक्स होती है जो क्या है यूनिक होती है, तो आपका माइंड भी लगा रहता है कि हाँ ऐसा हो जाता है। जय, कभी कभी आप ये आपकी जर्नी में हताश हुए होंगे, निराश हुए होंगे, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि टेस्ट के मार्क की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से, तो आप मोटिवेट रहने के लिए क्या करते थे? मैं मोटिवेट होने के लिए ब्रेक्स लिया था, हताश भी हुआ था, लेकिन पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव थे बहुत। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने हेल्प की है। अगर मैं हताश आया था तो मम्मी कहती चल घूमने जाते हैं, थोड़ी देर 1-2 घंटे घूम के आते हैं। और हताश हो जाता है तो टीचर्स को भी बोला था कि हाँ इसमें कम आ रहा है, तो वो भी बोलते थे कोई बात नहीं वापस से पढ़ लेंगे। और एक्चुअली मैं लास्ट में 2 मंथ में टाइम भी बहुत ज़्यादा बच गया था। हमारा एग्ज़ाम्स पीछे गई थी तो हमने मई का गिना था और एग्ज़ाम्स पीछे गई थी तो टाइम बच गया था। तो उनमें वापस से भी जो कुछ टॉपिक्स थे तो हार्ड लग रहे थे, हमारा बॉटनी का वो हार्ड लग रहा था, तो हमने पूरा 11th का बॉटनी 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर्स हमने वापस से भी किए थे। तो उसमें हताश होने का, देखो हताश मतलब इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लो होता है। उससे पहले आप देखो कि क्यों हताश हो रहे हो, वो रीज़न पता करो। जब वो रीज़न पता होगा तो आप रीज़न के एंटी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। आप सबको कहो, टीचर्स को कहो। जब आप टीचर्स को कहोगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये जय ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप टीचर्स को कहो, जो भी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है टीचर्स को कहो, आपको बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल बॉटनी में प्रॉब्लम है टीचर्स को कहो, आपको केमिस्ट्री में कहीं पर प्रॉब्लम है, फिजिकल केमिस्ट्री में है या ऑर्गेनिक में है, टीचर्स को कहो। फिजिक्स में प्रॉब्लम है, थियरी में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, टीचर्स को कहो। अगर आप टीचर्स को कहोगे, पेरेंट्स को कहोगे, तो सब आपके लिए उसका अरेंजमेंट कर देंगे, आपको सिखाने का अरेंजमेंट कर देंगे। जैसे कि अगर किसी को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम मैथ्स के लेक्चर अरेंज कर देंगे, अगर किसी को बॉटनी में प्रॉब्लम है बॉटनी के लेक्चर्स अरेंज कर देंगे, किसी को फिजिक्स के कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे कंसेप्चुअल लेक्चर्स अरेंज कर देंगे। अरेंजमेंट सारी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कब? जब आप कहोगे कि क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम बताओ, सारे सॉल्यूशन है हम आपको दे देंगे। हमेशा प्रॉब्लम बताने से कभी भी डरना नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद प्रॉब्लम नहीं बोलते, 6-6 महीने तक प्रॉब्लम आ रही है बोलते ही नहीं है, 6 महीने के बाद बोलेंगे कि सर ये पहले से मुझे प्रॉब्लम थी अभी भी। अरे बोलो, प्रॉब्लम बोलोगे तो सॉल्व होगा। क्लियर? एंड फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि मैं हमारा लेक्चर्स में ब्रेक होते थे तो मैं चाय पीने, खाना खाने, थोड़ा नाश्ता खाने ज़्यादा ज़्यादा थे। अगर मार्क्स कम आए हो तो फ्रेंड्स हेल्प भी करते थे एंड पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव रहे, उन्होंने बहुत हेल्प की है। एंड टीचर्स भी सपोर्टिव रहे, उन्होंने भी हेल्प की है। वो दोनों मीट भी करते, पेरेंट्स मिलने आते थे, उन्होंने कहा भी है कि प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी देते थे कि हाँ ये ऐसे हेल्प कर सकते हो। पापा मेरे डॉक्टर है तो ऑफकोर्स उन्होंने बायोलॉजी में, मेरी जूलॉजी में बहुत हेल्प की है। इसलिए ऐसा कहूँगा कि आप जब आपके स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस दोगे तो वो स्टूडेंट अपने आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। सही बात है। तो दोस्तों अगर आपको भी 665 या फिर उससे भी ज्यादा नंबर लाने हैं नीट में आउट ऑफ 720, तो गांधीनगर के अंदर सेक्टर 3 में आप देव इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देव इंस्टीट्यूट का नंबर डाल रहा हूं, उस नंबर पे आप कॉल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हमारी जो सिस्टम है उसको समझ सकते हो। और आप कहीं पे भी अभी पढ़ रहे हो, मान लो 12th पढ़ रहे हो, 11th पढ़ रहे हो या फिर 10th में हो, नेक्स्ट ईयर 11th में आने वाला है, तो कहीं दूसरी जगह पे जाने से पहले आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आधा अधूरा कुछ छूटा है, मार्क इंप्रूव नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें आपकी 1 by 1 धीरे धीरे यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी और आपका रिजल्ट 110% इंप्रूव होगा। तो जय, लास्ट में मैं आपको बस एक ही चीज पूछूंगा कि जो स्टूडेंट 11th-12th साइंस कर रहे हैं नीट और जेई के सपनों के साथ, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो सपनों के साथ, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहो? मैं ये कहूँगा कि फ्रेंड्स बनाओ, मस्ती करो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, वो फ्यूचर बिल्ड करती है।
और फ्रेंड्स भी आपके साथ रहेंगे, वो हेल्प करेंगे। और ऐसे फ्रेंड्स बनाओ, टॉक्सिक फ्रेंड्स मत बनाओ। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपको हेल्प करे, जो आपको समझे, जिसको आप समझ पाओ। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो उससे मेरी बात नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे मेरी बात नहीं हुई थी अराउंड 2 महीने के, लेकिन वो समझता था कि हाँ ये पढ़ रहा है। तो इसको मैं मम्मी से बात करता कि हाँ आंटी वो पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाद में फ़ोन कर देता हूँ। और हाँ, ऐसा करो कि रिवीजन के लिए टाइम बचे। और ऐसे टिप्स दूंगा कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना थोड़ा चालू रखो, कंसिस्टेंट, ऐसा छोड़ मत दो कि अराउंड 2 साल है, 2 साल में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये 110 चैप्टर है, यहाँ पे 18 लाख स्टूडेंट्स बच्चे नीट देते हैं और जेईई भी उतनी ऑलमोस्ट देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, पढ़ो और मेहनत करो, मस्ती भी करो, क्योंकि क्या है कि ये टीनेजर्स हैं, इनको मस्ती करनी होनी चाहिए, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। हम भी मस्ती करते थे, लेकिन पढ़नी भी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो आज जय ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि टाइम टू टाइम पढ़ा करो, टॉक्सिक फ्रेंड्स मत बनाओ। कुछ होते हैं फ्रेंड्स जो कहने के लिए फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई करने बैठो तो आके बोलेंगे चल मूवी देखने चलते, क्या पढ़ता रहता है, कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, खाने चलते, ये करने। ऐसे फ्रेंड्स मत बनाओ। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो बोलेंगे तू पढ़ रहा है चल मैं भी पढ़ूंगा, जो आपके साथ हेल्दी कंपटीशन करे। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करे। उसके बाद जय ने बात बोली कि भाई शुरुआत से मेहनत करो तो पीछे उतना आपको टाइम बचेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट मंथ में, देखो बच्चे की कैपेबिलिटी हो भी सकती है कि वो लास्ट 2-3 महीने में प्रिपेयर कर दे, हाँ, लेकिन कैपेबिलिटी हो सकती है। मैंने 10th हाँ, में ऑलमोस्ट ऐसे किया था, मैंने 10th में बहुत मस्ती की थी, पढ़ाई नहीं की थी, गलती हुई थी और स्कूल के मार्क्स भी कम आए थे। लेकिन अराउंड 4 महीने मेरे पास बाकी थे, उसमें पापा ने मेहनत करवाई थी। तब मैं ट्यूशन गया था, लेकिन ट्यूशन में इतनी मजा भी नहीं थी क्योंकि मस्ती कर रहा था, ऑफकोर्स पढ़ाई नहीं था। लेकिन 10th में मैंने 2 महीने में कवर अप हो जाता। लेकिन क्या है कि 10th का जो सिलेबस है वो बहुत कम है और 10th का इजी भी बहुत है। एसएस है तो वो रट सकते हैं, मैथ्स है तो कुछ बच्चे रट लेते हैं, क्योंकि 10th का मैथ्स ऑलमोस्ट कैलकुलेटिव बेस होता है, थियरम्स होते हैं, थियरम्स 4-5 मार्क के होते हैं, वो आप रट के चले जा सकते हो, पास हो सकते हैं। लेकिन 11th-12th में ऐसा नहीं है। बोर्ड में शायद से आप कर सकते हो, लेकिन नीट और जेईई हैं वो कंपेरेटिव एग्जाम्स है और वो एमसीक्यूज है। वो आप जब 4 ऑप्शंस देखते हो, चारों के 4 ऑप्शंस सिमिलर होते हैं, तो आपका बीपी रेज होता है। करेक्ट। तो ये अच्छी बात बोली कि लास्ट 3 महीने में करने जाओगे आपका कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाएगा। इतना सारा सिलेबस होगा कि ऐसा लगेगा इससे अच्छा है तो अब करना ही नहीं है, पूरे साल कुछ नहीं किया अब कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा, पूरा आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत से करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। सिर्फ वो एनसीईआरटी की बात करो, सिर्फ एनसीईआरटी 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो अराउंड 1200 पढ़ने हैं। अगर आपको 3 महीने में भी करना है तो 90 दिन में 1200 पेजेस करना है। कैसे करोगे? ये कैलकुलेशन आपकी भी होनी चाहिए कि इतने पेजेस है, इतने दिन है, कितने दिनों में क्या कितना खत्म करना है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसमें बोला है कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो कोई स्टूडेंट फ्रेंड जोन में ऐसा मत बोल देना कि हमें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का भी सजेशन आया हुआ है। तो 11th-12th में वो चीजें आपके लिए नहीं है। मैंने देखा है मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट 11th में आते ही ये सारी चीजें ढूंढने शुरू कर देते हैं। तो आपको पढ़ाई को ढूंढना है, आपकी बुक को आपकी गर्लफ्रेंड बना लेनी है, आपको डीपीपी के साथ ही प्यार करना है और टेस्ट को ऑलवेज दे करके अपना प्यार पूरा करना है। तो अभी जाके आपका जो एक्चुअल प्यार है, नीट वाली सीट या फिर जेईई वाली सीट, वो आपको मिलेगी। तो जय, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ बातें की, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को गाइड किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके रिजल्ट्स के लिए वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी पूरी देव इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और आपकी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, ऐसी शुभकामनाएं।